नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरी इस क्लास में। अमेरिका की क्रांति हम पढ़ रहे थे। आज मैं लेकर आया हूं अमेरिका की क्रांति का दूसरा भाग। पिछली भाग में हमने देखा कि अमेरिका की क्रांति का नारा था कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, अर्थात हमारा यानी अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हमारा एक प्रतिनिधि इंग्लैंड की संसद में बैठा दीजिए। अमेरिका में हमने देखा था पिछली कक्षा में कि 13 बस्तियां बस गई हैं और इन 13 बस्तियों में 90% लोग अंग्रेज थे जो कि इंग्लैंड से आकर बसे थे। दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी। हमने देखा भी था कि एक गवर्नर था और उसकी परिषद थी और साथ ही एक व्यवस्थापिका थी। इसके अलावा हमने देखा कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय तो हो गई थी, लेकिन आर्थिक संकट उस पर भी आया और इसी वजह से इंग्लैंड ने अमेरिका पर विभिन्न कर लगाए और इन करों में एक था शुगर एक्ट, एक था स्टाम्प एक्ट, एक था क्वार्टरिंग एक्ट। और इन सब करों की वजह से वहां सरकार यानी इंग्लैंड की सरकार तक गिर गई। अमेरिका में स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां नामक संगठन बने। एक बोस्टन हत्याकांड हो जाता है जिसमें 5 अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में बोस्टन नामक बंदरगाह पर 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी जाती है, जिसका बदला इंग्लैंड की सरकार अमेरिका से लेती है और 5 सख्त कानून बनाकर या सख्त नियम के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास करती है, जो कि मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। आगे क्या हुआ, यानी बोस्टन टी पार्टी के बाद क्या हुआ। बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने निर्णय लिया कि अगर आगे से इंग्लैंड हमारे खिलाफ कुछ अगर कार्रवाई करता है, चाहे सैन्य कार्रवाई क्यों ना करे, तो हमें उसका बदला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी सब को देखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने पहली बैठक बुलाई और वो बैठक बुलाई यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो हुआ है 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में बैठक हो रही है कांग्रेस की, जिसे कॉन्टिनेंटल या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जॉर्जिया को छोड़कर, याद रखिएगा फैक्ट याद करने के क्रम में, 12 उपनिवेशों ने हिस्सा लिया है, यानी 13 में से 12 उपनिवेशों ने हिस्सा लिया है। और इसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेता जॉर्ज वॉशिंगटन हैं, सैमुअल एडम्स हैं, जॉन एडम्स हैं, इधर क्रिस्टोफर गैडस्टाइन हैं, जॉन डिकेंसन हैं, तो ये लोग बैठ रहे हैं। हालांकि यहां पर यह निर्णय नहीं हुआ है कि हम सैनिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह तय हो गया है कि इंग्लैंड के खिलाफ अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। तो प्रथम अधिवेशन याद रखिएगा 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में हो रहा है। आगे क्या हुआ, आगे जैसे ही बैठक हो रही है, अच्छा इंग्लिश में भी हमने डाल दिया है, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 5 सितंबर 1774 1774। अब क्या हुआ, प्रतिक्रिया तो आएगी। आपने बैठक की, यानी अमेरिका ने बैठक कर ली है, इंग्लैंड को यह बात पता चली है। तो अमेरिका में 2 जगह है, एक जगह का नाम है कॉनकॉर्ड और एक जगह का नाम है लेक्सिंगटन। अप्रैल यानी 19 अप्रैल 1775 को कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन नामक स्थानों पर अमेरिकी नागरिक और इंग्लैंड के सेना के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाती। और यहीं से अगर एक बार अगर देखें तो अमेरिका में औपनिवेशिक क्रांति की भी शुरुआत हो गई। बोले अब तो जो होगा जो देखा जाएगा, आर या पार। कौन सी घटना के बाद, कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन। ये सन भी आपसे पूछ सकता है, 15 शब्द में आरएस में आ सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है साहब, आगे क्या हुआ। अब कांग्रेस की सेकंड सेशन की बारी थी। 1775 में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, लिखा हुआ है। और दूसरा अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि यदि अमेरिका के खिलाफ इंग्लैंड सैनिक कार्रवाई करेगा तो अब फाइनली हम भी जवाब देंगे सैनिक कार्रवाई से। और प्रधान सेनापति चुन लिया गया जॉर्ज वॉशिंगटन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ये दूसरा कॉन्टिनेंटल
जो सेशन है इसके अध्यक्ष थे बोस्टन के एक व्यापारी जिनका नाम था जॉन हैनकॉक। और इस अधिवेशन में देखो 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में हुआ। इससे पहला वाला यानी 1774 में भी फिलाडेल्फिया में हुआ और 1776 वाला जो है वो होगा बाल्टीमोर नामक स्थान। अब यहां पर अगर आप देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, यहां पर जॉर्ज वाशिंगटन थे और मैंने बताया कि जॉर्ज वाशिंगटन को प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया गया, अर्थात अब युद्ध होगा। इस युद्ध से पहले अब घोषणा कर दी जाएगी अमेरिका के स्वतंत्रता की। देखिएगा ये दूसरी बैठक थी। थर्ड 1774 पहली फिलाडेल्फिया में, 1775 सेकंड फिलाडेल्फिया में और 1776 में तीसरी बैठक जो है वो बाल्टीमोर नामक स्थान पर आयोजित की जाती है। तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाता है? बाल्टीमोर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है और यहां पर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है कि अब हम स्वतंत्र होंगे। ठीक है, यानी अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किस एक कांग्रेस के अधिवेशन में आयोजित किया जाता है? तो तीसरे। ठीक है सर, घोषणा पत्र तैयार हो रहा। अब इस घोषणा पत्र को तैयार करने वाले लोग कौन कौन हैं ये भी थोड़ा एक बार जो फैक्ट से संबंधित याद करना चाहें वो देख लीजिए। टॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शर्मन और एक रॉबर्ट लिविंगस्टन। ये 5 याद करके जाइएगा, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले। आरएस वालों से सिर्फ सवाल बनता है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के बारे में। तो 5 लोग थे, ध्यान रखिएगा। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? बाल्टीमोर नामक स्थान पर। आगे चले, अब लड़ाई आर पार की है। तो देखो 1776 में एक फोटो है, ये किंग जॉर्ज थर्ड की प्रतिमा को गिरा दिया गया। देखो जिसमें अमेरिकी देशभक्तों को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के 4 जुलाई को घोषणा की जाएगी साहब, है ना। और उसके 5 दिन बाद यानी 9 जुलाई को न्यूयॉर्क शहर में किंग जॉर्ज तृतीय की प्रतिमा को गिरा दिया जाएगा। और स्वतंत्रता की घोषणा मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए 4 जुलाई, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इसमें भी 1-2 फैक्ट आप देख सकते हैं। पहला, रिचर्ड हेनरी ने अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा और उसका अनुमोदन कर दिया है जॉन एडम्स यानी ओके डन। फिर ये घोषणा जो लिया गया है ये कहां से ली गई? तो देखिए टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार की गई है यह घोषणा। यह भी प्रश्न बनता है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने तैयार की? तो टॉमस जेफरसन। इस घोषणा में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। प्रकृति से जो भाई हमें जो प्रकृति ने अधिकार दिए हैं वो सबको बराबर है, तो उसको स्वीकार किया गया है। और ये जो प्रकृति के जो अधिकार हैं मानव को जो मिले हैं वो कहाँ लिखे गए? वो सबसे बताए गए हैं जॉन लॉक की पुस्तक सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। देखिए दोबारा देख लीजिए, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा हुई है। इस घोषणा पत्र को तैयार करा है टॉमस जेफरसन ने। कहां से लिया है? ठीक है, ये लिया गया है जॉन लॉक की पुस्तक सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट से। फिर घोषणा ये प्रस्ताव रखा किसने? रिचर्ड हेनरी, और अनुमोदन कर दिया है जॉन एडम्स। इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में है। 4 जुलाई, और अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाई है 9 जुलाई 1776 को न्यूयॉर्क में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज तृतीय की प्रतिमा को लोगों ने गिरा दिया। ये उसकी एक चित्र है, फोटो है, जिसे आप देखिए। आगे चलते हैं, अब लड़ाई लड़ लेते हैं। ये देखिए एक और चीज, अमेरिका का आदर्श वाक्य नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, जिसका अर्थ है एक नया युग अब शुरू होना था। और ये जो चीज है आदर्श वाक्य थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस से लिया गया है। किताब का नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो ये देखिए कॉमन सेंस, ठीक है। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हो रही है? तो 1776। देखो पेन साहब लिखते हैं हमारे पास दुनिया को फिर से शुरू करने की शक्ति है।
ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं, अमेरिकी क्रांति ने एक युग का अंत कर दिया, मोनार्की यानी राजशाही का युग जो था उसको समाप्त कर दिया और एक नई शुरुआत हुई है स्वतंत्रता के युग की। इसका हिंदी का ऊपर अंग्रेजी में आपको मटेरियल मिल जाएगा। आगे चलें, अब थोड़े से सिद्धांत भी देख लें नॉर्मली कि क्या सिद्धांत हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। प्राकृतिक अधिकार, सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं साहब, उन्हें कुछ अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज, सबको बराबरी का अधिकार है। आप भी चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की वैधता, सरकार अपनी शक्ति शासितों की सहमति से प्राप्त करती है। जब कोई सरकार इन अधिकारों को नष्ट करती है तो लोगों को उससे बदलने या हटाने का अधिकार है। भाई सरकार के पास पावर कहां से आ रही, लोगों से। अब लोगों को ही कुचलना शुरू कर देगी तो फिर लोग क्या करेगी, सरकार का तख्ता ही पलट करेगी। स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया जो ब्रिटिश क्राउन से किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंधों से मुक्त थे। यह भी आपको ध्यान रखना। फिर ब्रिटिश अत्याचारों की सूची, ब्रिटिश राजा जॉर्ज तृतीय, ध्यान रखिएगा ये सवाल बन सकता है, जॉर्ज तृतीय द्वारा किए गए अत्याचारों और अन्याय की एक लंबी सूची बताया कि देखो हमारे साथ स्टाम्प एक्ट लगाया, ये किया, वो किया, करेंसी एक्ट लगाया। अंग्रेजी अनुवाद, नेचुरल राइट्स, लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, लिस्ट ऑफ ब्रिटिश टायरेनीज। आगे चलते, अब देखिए साहब, 3 बैठक हो गई है, स्वतंत्रता की घोषणा हो गई है, घोषणा पत्र तैयार हो गया है, ट्रीटाइज ऑन द गवर्नमेंट से ले लिया गया है, कॉमन सेंस से भी कुछ ले लिया गया है, आदर्श वाक्य ले लिया गया है, नया युग शुरू हो गया है। लेकिन 4 जुलाई 1776 अब युद्ध भी लड़ना है, क्योंकि इंग्लैंड इतनी आसानी से अमेरिकी उपनिवेश को जाने नहीं देगा। तो देखिए, बंकर हिल का युद्ध, अब अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रधान सेनापति घोषित कर दिया गया। इधर अंग्रेज अपना सेनापति भेजेंगे, तो अंग्रेजों की तरफ से एक है जनरल हो, कई जगह है या हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अमेरिकी सेनापति वॉशिंगटन के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में जनरल हो को सफलता मिल गई, यानी पहली बार में अमेरिकन हार गए और अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, हारे तो कोई बात नहीं। बंकर हिल के युद्ध के बाद एक युद्ध है सेराटोगा का युद्ध। अब एक व्यक्ति थे अमेरिका में जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये बात समझ में आ गई कि इंग्लैंड को आसानी से नहीं हरा सकते, तो बोले हराने के लिए क्या, हराने के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों का सहारा लेना पड़े। और इंग्लैंड के दुश्मन कौन हो सकते हैं, तो इंग्लैंड के दुश्मन वे हो सकते हैं जिन्हें इंग्लैंड की तरह उपनिवेशिक बस्तियां बसानी है, जैसे फ्रांस है, जैसे स्पेन है, जैसे हॉलैंड है। और सबसे बड़ा दुश्मन इंग्लैंड का कौन, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है फ्रांस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रांस के साथ संधि करेंगे। देखिए, सेराटोगा का युद्ध, वही जॉर्ज वॉशिंगटन प्रधान सेनापति हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज सेनापति बर्गोयन, इसमें वॉशिंगटन को सफलता मिली। अब जैसे ही वॉशिंगटन को सफलता मिली तो मैंने अभी बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन दिमाग लगाते हैं और वो फ्रांस के साथ बातचीत करके संधि कर लेते हैं। और 1778 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि अमेरिका के हैं, उनका फ्रांस के साथ एक संधि होती है और उस संधि में ये कहा जाता है कि फ्रांस जो है वो अमेरिका को इंग्लैंड के खिलाफ सैनिक सहायता देगा। एक सैनिक आएगा जिसका नाम होगा लफायते। अब फ्रांस क्यों सैनिक सहायता दे रहा है अमेरिका को इंग्लैंड के खिलाफ, सप्तवर्षीय युद्ध। उस सप्तवर्षीय युद्ध यानी अभी मैंने बताया था, अभी नहीं पिछली कक्षा में मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया है कनाडा पर अधिकार करने के लिए। इंग्लैंड जीत गया, फ्रांस हार गया, लेकिन फ्रांस अपनी हार का बदला लेना चाहता है और हार का बदला लेने के लिए वो एक संधि करता है जिसमें कहता है कि अमेरिका को मैं सैनिक सहायता दूंगा, फ्रांस कह रहा है, और फ्रांस से एक सैनिक आएगा जिसका नाम होगा लफायते।
सैराटोगा, याद रखिएगा 1777। आगे चलते हैं। एक युद्ध है यॉर्कटाउन का युद्ध 1781। ये जो यॉर्कटाउन का युद्ध है इसमें अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस, और आपके लिए आसानी हो गई कि अमेरिकन की ओर से वॉशिंगटन, पहले राष्ट्रपति भी हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, रेफेवियस के नाम से जाने जाते हैं। युद्ध लड़ा गया। फ्रांसीसी सेनापति, देखो मैंने अभी बताया था, लफायते। ये लफायते अमेरिका आएगा, अमेरिका में आने के बाद अमेरिका के लोगों की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता देखेगा, और ये लफायते जाएगा फ्रांस, और फ्रांस में जाकर कहेगा कि अमेरिका में तो ऐसा हुआ, अमेरिका में तो ऐसा हुआ, और इस लफायते की वजह से वहां भी क्रांति की चिंगारी हो जाएगी। और 1789 में फ्रांस में भी एक प्रकार से विद्रोह हो जाएगा, और फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 जुलाई है, 14 जुलाई 1789। तो लफायते आया, वॉशिंगटन को सफलता मिल गई साहब, जीत गए। 3 युद्ध याद रखना है। कौन कौन से? तो एक युद्ध तो याद रखना, बंकर हिल का युद्ध, एक सैराटोगा का युद्ध, एक यॉर्कटाउन का युद्ध। ये देखो साहब, 1781 यॉर्कटाउन एंडेड, और यॉर्कटाउन की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश सेना के आत्मसमर्पण के साथ ही ब्रिटिश हार का संकेत, सरेंडर कर दिया। अब मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अमेरिका को किस किस ने दिया? फ्रांस ने दिया 1778, अभी मैंने बताया। स्पेन 1779 में कह रहा है इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। हॉलैंड ने 1780 में इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब अमेरिका इन देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करता है इंग्लैंड के खिलाफ। और ये लोग इसलिए सहायता दे रहे हैं, एक तो कुछ दुश्मन हैं इंग्लैंड के, और कुछ चाह रहे हैं कि हमारी भी औपनिवेशिक बस्तियां हो। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, यानी हर जगह उसके उपनिवेश थे। तो ये इन लोगों ने समर्थन दिया है। ये इंग्लिश में है। अंत कर देते हैं पेरिस की संधि। देखो 1783 3 सितंबर 1783 को इंग्लैंड और अमेरिका के बीच एक संधि हुई जिसे कहा जाता है पेरिस की संधि। देखो पेरिस की संधि हो रही है और स्वतंत्र हो रहा है अमेरिका। इसमें इंग्लैंड की ओर से भाग लेने वाले थे रिचर्ड ओस्वाल्ड, और अमेरिका की ओर से बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी बताया था, याद भी रखिएगा। और इस संधि के परिणाम स्वरूप नॉर्थ ब्रुक्स को त्याग पत्र देना पड़ा, आगे चलकर रॉकिंघम को भी त्याग पत्र देना पड़ा, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री शेलबर्न बनते हैं। तो पेरिस की संधि से अंत हो जाता है, और इंग्लैंड की ओर से पेरिस की संधि में हिस्सा लेने वाले रिचर्ड ओसवाल्ड है, और अमेरिका की तरफ से हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये अंग्रेजी में ट्रीटी ऑफ पेरिस। अच्छा, एक फोटो मैं आपको दिखाऊं, ये पेरिस की संधि की फोटो। इसमें एक हिस्सा बना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने खराब कर दिया, है ना। अगर आप इस कैप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि इंग्लैंड के जो प्रतिनिधि आए थे ना, वो फोटो खिंचाने का पोज नहीं दे रहे थे। लिखा होगा, देखो, बेंजामिन वेस्ट द्वारा बनाई गई पेरिस संधि में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहे अमेरिकी प्रतिनिधि को दर्शाया गया है। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने पोज देने से इनकार कर दिया, इसलिए ये पेंटिंग कभी पूरी नहीं हुई। भाई पोज दे दो तो हम आपकी पेंटिंग बना दें, तो इन्होंने पोज देने से मना कर दिया। किन्होंने? इंग्लैंड वाले। तो ये फोटो भी पेरिस की संधि के पॉइंट्स केवल नाम मात्र देख लीजिए। इंग्लैंड ने अमेरिका की 13 बस्तियों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, यही तो चाहते थे। अमेरिका की सीमाएं स्पष्ट कर दी गई, और नवीन सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय कर दी गई। तीसरा पॉइंट, अमेरिका को न्यू फाउंडलैंड नहीं दिया गया, और वहां मछली पकड़ने का अधिकार फ्रांस को दिया गया। फ्रांस भी तो कुछ लेगा। अमेरिका इंग्लैंड के व्यापारियों को वहां से अपना रुपया वसूल करने से कानूनी रूप से नहीं रोकेगा, ठीक है, ट्रेड के लिए। और स्पेन, फ्लोरिडा और भूमध्य सागर में माइनार को द्वीप मिल गया, क्योंकि भाई
स्पेन और फ्रांस को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अमेरिका की सहायता की थी, अभी मैंने आपको बताया। ये अंग्रेजी में मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं आपको, देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। अगला, अब वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी लास्ट एक और, अमेरिका का संविधान। देखिए 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया में 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, रोड आइलैंड को छोड़कर, और अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। इस सम्मेलन में 55 व्यक्ति उपस्थित थे। 39 व्यक्तियों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए और 1788 को यह संविधान लागू हुआ। आगे चलकर 1789 में नई सरकार बनती है और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते। तो ये था हमारा अमेरिका और अमेरिका की क्रांति। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास से अपने एग्जाम के लिए तैयारी में मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।